नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुरेशनल स्टडी चैनल में। यहाँ पे पढ़ाई थोड़ा रैशनैलिटी के साथ होती है। और आज हम शुरू करने वाले हैं विजन आईएएस के मंथली मैगज़ीन जून महीने की करंट अफेयर्स। ये इकलौता सोर्स होने वाला है जो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा कोई चीज़ आपको फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि सारे एस्पिरेंट लगभग यही फॉलो करते हैं। और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया और वो आपसे नहीं हुआ तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे परीक्षा में। तो आज हम जून महीने के शुरू करने वाले हैं और पहले हम लेते हैं सबसे पहले पॉलिटी। ये सीरीज 7 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। 1 महीने की 7 वीडियो आएंगी, लगभग 1 घंटे के करीब। तो आप लोग इसको देखिए और शेयर कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो पहला टॉपिक है गठबंधन सरकार। तो गठबंधन सरकार क्यों अभी सुर्खियों में है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चुनाव खत्म हुए हैं और एनडीए की जो सरकार थी वो बनी है। भाजपा पूर्ण बहुमत लाने में कामयाब नहीं हो पाई, तो इसलिए उसे गठबंधन की सरकार बनानी पड़ गई। तो गठबंधन की सरकार में जो प्रमुख कारक होते हैं वो होते हैं बहुदलीय प्रणाली, क्षेत्रीय विविधता, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के लोग आपकी पार्टी में शामिल होते हैं। राज्य स्तरीय पार्टियों का उदय, जैसे नीतीश कुमार हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, तो इनका वजूद बड़ा है। सत्तारूढ़ दल विरोधी कारक, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस सत्तारूढ़ जो दल था, बीजेपी उसका विरोधी था, तो उन्होंने अच्छी बढ़त बनाई तो उनकी सीटें कम हो गई तो उनको गठबंधन करना पड़ा। तो ये भी एक कारक है। भारत में गठबंधन सरकार 2 तरीक़ों से बनती है। ऑब्वियस सी बात है, एक तो चुनाव पूर्व बन जाएगी और एक चुनाव पश्चात बन जाएगी। तो एनडीए गठबंधन तो चुनाव पूर्व से ही है। अच्छा, भारत में गठबंधन सरकार का क्या इतिहास रहा है वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो संघीय स्तर पर गठबंधन सरकार जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में। क्योंकि क्या हुआ था कि 75 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई और थोड़ा तानाशाही जैसा बर्ताव किया, तो जनता ने उनको नकार दिया और अगले इलेक्शन में जनता पार्टी को चुन लिया गया। फिर उसके बाद 1989 में भारत में गठबंधन राजनीति के युग की शुरुआत हुई। ये शुरुआत तो होगी, लेकिन पार्टी बनती थी, जाती थी संसद में, लेकिन कुछ दिन बाद गिर जाती थी। तो एक पूर्ण कार्यकाल वाली सरकार जो थी वो एनडीए की बनी, 5 वर्ष तक रही थी और ये पहली सरकार थी 1999 से 2004 तक। और अब ये 2024 में फिर से गठबंधन की सरकार बनी है, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था, तो गठबंधन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। गठबंधन सरकार का महत्व क्या है? महत्व है कि व्यापक प्रतिनिधित्व, नियंत्रण और संतुलन। आप मनमानी नहीं कर सकते हो, आपके जो साझीदार हैं वो आप पे संतुलन रखेंगे, नियंत्रण रखेंगे। आम सहमति बनाना, उनसे बना के आपको चलनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप कोई भी बिल ले जाके पेश कर दोगे और उसको पास करा के ले जाओगे क्योंकि आपके पास बहुमत है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको दूसरों के सहारे की ज़रूरत है, तो उन बैसाखियों के सहारे चलना है। लोकसभा की भूमिका वो भी बढ़ जाती है। सहकारी संघवाद, यहाँ पे क्या है कि राज्यों को लेके चलना पड़ता है। अब राज्य इसमें क्या है कि अपनी मनमानी भी करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपका साथ जब देंगे जब आप हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए कुछ अच्छी योजनाएं लाएं, कुछ हमारा बजट बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ ये हैं कि राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है। अस्थिरता ऐसे है कि कोई राज्य के बड़े नेता आपकी पार्टी में जुड़े हुए हैं, उनके मन की मर्जी का काम अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो आपसे गठबंधन तोड़ के दूसरी पक्ष में चले जाएंगे और उनकी सरकार बना देंगे। तो क्या है कि सरकार पूरे 5 साल टिक नहीं पाती है और जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। अगली सरकार आएगी, अगला बजट बनाएगी, अगली
योजनाएं आएंगी। तो ये सारी दिक्कतें हैं। नीतिगत अस्थिरता भी है। अब क्या है कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो आप कोई काम करने जा रहे हो तो वो इसमें रोक लगा देंगे, आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जैसे 2008 में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु समझौते पर जो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की, तो उनसे वामपंथी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो परमाणु समझौता ही नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें, अदूरदर्शी निर्णय प्रक्रिया, इसमें क्या है कि आप कोई दीर्घकालीन दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, लॉन्ग टर्म विजन नहीं ले सकते कि हमको आज से 20 साल बाद ये करना है या 25 साल बाद ये करना है, क्योंकि आपको कल का नहीं पता है। कल आपके साथी छोड़ जाएंगे तो आपकी पार्टी गिर जाएगी। तो दूरदृष्टि तो भूल ही जाओ। उदाहरण के लिए 2004 से 2014 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बार बार बदलाव के कारण शिक्षा क्षेत्र के लिए बेहतर नीतियाँ नहीं बन पाई थी। तो ये भी समस्या है। विचारधाराओं से समझौता, अब अलग अलग विचारधारा के लोग आ गए हैं। कोई समाजवादी है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई साम्यवादी है, तो कोई अपना नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है। तो ये सारी विचारधाराएं जब एक साथ आ जाती हैं मजबूरी में, क्योंकि इनको पार्टी बनानी है, तो फिर कहीं ना कहीं अंदर इनके आंतरिक कलह रहती है। तो उससे क्या है, अच्छी योजनाएं ज़मीन पे नहीं आ पाती हैं। ये भी एक समस्या है। क्षेत्रवाद, गठबंधन में क्षेत्रीय दल अक्सर राज्य विशिष्ट लाभों, क्षेत्रीय सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों के आवंटन आदि पर बल देने के लिए अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी जैसे नीतीश कुमार का बहुत ज़्यादा वजूद बढ़ गया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे इतने मंत्री आपको कैबिनेट में रखने पड़ेंगे, बिहार को अनुसूचित राज्य में डालना पड़ेगा, उसको अलग से सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उसका बजट बढ़ाना पड़ेगा, केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं वो विशिष्ट लाभ हमारे बिहार को मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये दबाव बनाया जाता है। विदेश नीति, अब गठबंधन की सरकार है तो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहता है। आप एक मैसेज नहीं दे सकते हो, कोई आप पे जियोपॉलिटिकली दबाव बना रहा है तो आप स्ट्रांगली मैसेज नहीं दे सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि अमेरिका जैसे बड़े देश होते हैं, जब गठबंधन वाली सरकार होती है तो ये उसको गिरवा भी देते हैं। इनके पास CIA है, तो ये बहुत वाहियात संस्था है दुनिया के लिए, क्योंकि इसने बहुत कांड कर रखे हैं। छोटे छोटे देशों में गृह युद्ध करवाना, यही सारा इनका काम है। अफ़गानिस्तान बर्बाद कर दिया पूरा इन्होंने। तो बस यही है, ये दूसरे के कंधे पे बंदूक धर के चलाना, इनका यही काम है। तो विदेश नीति भी कमज़ोर हो जाती है। 2011 में तीस्ता जल समझौता अभी भी रुका हुआ है। अब आगे की राह क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड, कि राजनीतिक स्थिरता बनाने के लिए हमको अविश्वास प्रस्ताव पर रचनात्मक मतदान की प्रणाली को अपनाना होगा। अब ये रचनात्मक मतदान क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी पार्टी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो आपने अविश्वास प्रस्ताव ला के वो पद खाली करवा दिया, सरकार गिरवा दी। अब लेकिन आपको ऑप्शन भी तो देना चाहिए कि वैकल्पिक नेता कौन होगा, उस पर मतदान भी करना चाहिए। तो ये काम दोनों एक साथ होने चाहिए। अच्छा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड ARC क्या कहता है इस बारे में, वो कहता है कि गठबंधन में शामिल एक या एक से अधिक दल गठबंधन से बाहर के या अधिक दलों के साथ मिलकर फिर से गठबंधन कर लेते हैं, तो उस दल के सदस्यों को फिर से चुनाव जीतना होगा। ये नहीं है कि भाई यहाँ पे हमारी बात नहीं मानी जा रही, उछल के हम दूसरे पाले में पहुँच गए, वहाँ पे नहीं मानी जा रही, यहाँ पे पहुँच गए। आपको अगर दूसरे दल से गठबंधन करना है तो आपको फिर से चुनाव लड़ना होगा और फिर से जीतना होगा, क्योंकि ये तो जनता के साथ धोखा है। जनता ने आपको उस पार्टी के लिए वोट दिया था, ना कि आप दूसरे के साथ गठबंधन कर लो इसलिए। तो इसलिए आपको दोबारा से फिर से चुनाव जीतना होगा। अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि प्रधानमंत्री का चयन। तो क्या होता है कि NCR/WC के अनुसार ये है कि जब प्रधानमंत्री होता है वो एक सांसद में से ही चुन लिया जाता है, उसके लिए कोई अलग से स्पेसिफिक चुनाव तो होता नहीं है। तो NCR/WBC कह रहा है कि आपको इसके लिए भी एक चुनाव तंत्र बनाना चाहिए कि सदन का नेता कोई छोटी बात तो है नहीं, देश को संभालेगा, तो बाकी सांसद चुन के आए वैसे ही चुना जाए, तो ये भी ठीक नहीं है, इनका कहना है। गठबंधन के कामकाज में पारदर्शिता, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। दीर्घकालिक नीतिगत रणनीतियाँ, अंतर्राज्यीय परिषद जैसे संवैधानिक निकायों और नीति आयोग जैसे गैर पक्षपातपूर्ण निकायों का उपयोग करना चाहिए।
सही है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये गठबंधन राजनीति से बाहर की चीज़ है, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं चल पाती है। अगला टॉपिक आपका है नए राज्यों की मांग। तो नए राज्यों की मांग उठती रहती है, कभी खालिस्तान का मुद्दा हो गया, कभी तमिलनाडु में अलग से स्टेट बनाने के लिए द्रविड़, या फिर इधर आपका नागालैंड में हो गया, या फिर असम में बोडोलैंड। तो ये सारी चीज़ें उठती रहती हैं। खालिस्तान तो खैर देश है और द्रविड़ भी देश बनाने की वो है, लेकिन बोडोलैंड और ये राज्य की बात करते हैं। तो ये मुद्दा क्यों उठा है? तो अभी 10 साल हो गए हैं तेलंगाना को बने हुए। 2 जून को तेलंगाना का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद से अलग करके तेलंगाना बनाया गया और इसका कारण था क्षेत्रीय समानता। अभी हाल में एक मुद्दा उठ के आया है कि भील जनजाति ने अपने लिए अलग भील प्रदेश की मांग शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की जो भील आबादी वाले हिस्से हैं उनको शामिल करके, इकट्ठा करके एक भील प्रदेश बना दिया जाए। ठीक है। नए राज्यों की गठन प्रक्रिया, ये आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 3 में ये दिया गया है कि नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में बदलाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। शक्ति किसके पास है? तो शक्ति है संसद के पास। संसद कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल वगैरह इस मामले में कोई कानून नहीं बना सकते हैं। ठीक है जी। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी भी लगती है। बिना सिफारिश के, बिना पूर्व मंजूरी के संसद में ये सदन में पेश नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो इससे इफ़ेक्ट होने वाला है, जिन जिन को तो उन राज्यों से चर्चा करनी भी ज़रूरी है। मानो या ना मानो, लेकिन आपको परामर्श ले सकते हो आप। अगर वो परामर्श के बाद अप्लाई करने योग्य बात है तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ये पूरी तरीके से संसद पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके लिए कोई संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, आप ये साधारण विधेयक से पारित कर सकते हो। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों की मांग को प्रेरित करने वाले कारक, अब कारक कौन कौन से हैं? एक तो भाषाई विविधता है। ठीक है। तो जैसे गुजरात और महाराष्ट्र लागू हुए थे 1960 में। अपना पहला भाषाई आधार पे बना था आंध्र प्रदेश। श्री राम पोट्टुलू शायद उनका नाम था, वो अनशन के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये बनाया गया था। विकास संबंधी असमानताएं, दूसरी चीज़ क्या है कि एक हिस्सा तो किसी राज्य का बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है और एक पिछड़ चुका है, तो ये भी समस्या आ सकती है। जैसे कि महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है कि पर्वताभिमुख है वो, तो वहाँ पे बारिश वगैरह होती नहीं है, तो वो इतना विकसित नहीं है। ऐसे ही अपना उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है, तो वहाँ पे भी वर्षा वगैरह कम होती है, तो वो भी प्रॉस्पर नहीं है। तो इस कारण से ये आवाज़ें उठती रहती हैं कि भाई अलग हमको अपना राज्य चाहिए, छोटा राज्य होगा तो बढ़िया से विकास हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री है, ज़्यादा बड़े एरिया को देखेगा नहीं, छोटे को देखेगा तो अच्छे से ध्यान दे पाएगा उस पर। सांस्कृतिक पहचान, दूसरी चीज़ है कि हम इस एरिया में रह रहे हैं, हम सेम लोग हैं तो हमें दे दो, हम दूसरे के कल्चर से इतना रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, हमको अलग दे दो। तो वो भाषा के आधार पे भी हो सकता है, जैसे महाराष्ट्र गुजरात में हुआ। नस्ल के आधार पे हो सकता है, जैसे भील प्रदेश और ये अपना जनजाति बना रहे हैं। रीति रिवाज के आधार पे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे असम का बोडोलैंड है, तो बोडो जनजाति वाले लोग कह रहे हैं कि हमको अलग दे दो अपना, हमारी अलग संस्कृति, अलग पहनावा, अलग त्यौहार हैं जो बाकी लोगों से मैच नहीं करते हैं, और वो लोग दिक्कत भी देते हैं हमारे, उसको समझते नहीं हैं। तो हमें अपना एक अलग राज्य चाहिए। अगला क्या है कि प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ जाती है। छोटा देश होता है तो उस पर ध्यान अच्छी तरीके से दिया जा सकता है और समस्या नहीं आती है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित न्यायिक निर्णय, तो कौन कौन से निर्णय हुए हैं? वो है अपना बेरूबारी संघवाद 1960। इसमें क्या था कि संसद को शक्ति तो थी कि भाई नए राज्य बना सकता है, नाम बदल सकता है, सीमा उसकी कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो किसी भी अपने भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंप दे। संसद को ये अधिकार नहीं है। तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368
के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी दूसरे देश को ये सौंपा जा सकता है। अब जैसे कि भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने हेतु 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित करना पड़ा। ऐसे ही शायद 100वां संविधान संशोधन है जिसमें बांग्लादेश के साथ कुछ ज़मीन दी गई है और ली गई है। तो ये बिना संविधान संशोधन के नहीं हो सकता, जबकि बाकी चीज़ें आप देश के अंदर जो भी सीमा घटानी है, बढ़ानी है, नाम बदलना है, नए राज्य बनाना है, वो साधारण विधेयक से हो जाएगा। उसके लिए आपको संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग और समितियां देख लेते हैं हम लोग। एस के धर आयोग सबसे पहले 1948 में बना था और ये भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। तो इन्होंने मना कर दिया था कि भाषाई आधार पे हम नहीं बांटेंगे, और ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक को बांट दिया तो फिर तो सब कहेंगे कि हमको भी बांटो। कोई इधर से उठ के आ जाएगा, कोई बंगाली आ जाएगा, कोई गुजराती, मराठी या तमिल, ये सारे आ जाएंगे। तो इन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद फिर से आंदोलन वगैरह शुरू हो गए, तो फिर बनी जेवीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों के नाम से बनी थी ये। तो इन्होंने भी मना कर दिया। इन्होंने भी कहा कि भाई भाषाई आधार पे तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे ये चीज़ें। फिर क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में अनशन के दौरान श्री राम पुट्टुलू की मृत्यु हो गई और वहाँ से फिर सेंटीमेंट बिगड़ गए। जब सेंटीमेंट बिगड़ गए तो फिर सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने फजल अली आयोग बनाया 1953 में और राज्य पुनर्गठन का नाम दिया। तो इन्होंने 4 कारकों की पहचान की थी कि ठीक है, चलो हम कर सकते हैं इसको। तो इन्होंने बताया भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता को महत्व देना है और देश की एकता और सुरक्षा को भी बनाए रखना है। ये नहीं कि आप अपनी भाषा को लेके इतना ज़्यादा उतावले हो गए कि आप देश की अखंडता और एकता को भी हानि पहुंचा सकते हैं, उसके लिए थ्रेट बन सकते हैं। वित्तीय स्थिरता, आर्थिक प्रशासनिक विचार को ध्यान में रखने के लिए बल। अब क्या समस्या है कि नया राज्य जब बनता है तो आपको उसके लिए ऑफिसेस बनाने हैं, आपको नई पुलिस लगानी पड़ेगी, ठीक है, आपको कागज़ वगैरह जो अभी तक आपके सारे स्टेशंस पे नाम है वो राज्य दूसरा पड़ा हुआ है, तो इन सब में बहुत खर्चा आ जाता है। नया स्टाफ लाना पड़ेगा, नई प्रशासनिक सेवाएं शुरू करनी पड़ेंगी और इसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिकली वायबल है या भी नहीं, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य समग्र रूप से लोगों एवं राष्ट्र के कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा होना चाहिए। फजल अली आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी और ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से लागू हो गया था, ठीक है जी। अब आते हैं नए राज्यों के गठन के पक्ष में तर्क और नए राज्यों के गठन के विरोध में तर्क। तो पक्ष में तर्क क्या है? वही प्रभावी प्रशासनिक दक्षता, ठीक है। अब तेलंगाना अपने जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा है। पहले वो आंध्र प्रदेश के साथ था तो पूरे पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब धान की वो भी बढ़ गई है पैदावार। नवाचार, इनोवेशन भी कर सकता है। छोटे राज्यों में नवाचारों का आसानी से उपयोग किया जा सकता है। अब सिक्किम में क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हो गई है। अब सिक्किम को देखा देखी केरल ने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है और उसके लिए जैविक कृषि मिशन 2023 की शुरुआत की है। व्यापार में भी छोटा राज्य काफ़ी अग्रसर होते हैं, जैसे गोवा है। तो गोवा में तो खैर पूरा इकॉनमी इर्द गिर्द घूमती है, बीच के और टूरिज़्म के, विदेशी लोग भी काफ़ी आते हैं, तो व्यापार में भी काफ़ी आगे रहता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, बेहतर विकास, क्षेत्रीय असमानताएं कम होती हैं। जब लोग ही ज़्यादा नहीं है तो असमानताएं तो होंगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, तो समान रूप से विकास भी हो जाता है। उत्तराखंड में 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित लोगों की संख्या 17.67% से घटकर 9.67% रह गई। तो क्या है कि विकास समान रूप से हर एक आदमी तक पहुंचता है। अब नए राज्यों के गठन के विरोध में तर्क क्या है? विरोध में तर्क यही है कि आर्थिक तनाव है, वही वित्तीय संसाधन चाहिए, वही चीज़ मैंने बताया था कि प्रशासनिक तंत्र, अवसंरचना और संस्थानों की स्थापना करनी पड़ेगी। तेलंगाना की नई राजधानी अमरावती में बुनियादी ढांचे और विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। संसाधन आवंटन,
नए राज्य और मूल राज्य के बीच पानी, बिजली और खनिज संपदा जैसे संसाधनों का बंटवारा। अब यह है कि वो जो संसाधन थे, अभी तक तो एक ही राज्य था, तो वहाँ से खनिज की वो हो रही थी माइनिंग, और वहाँ से पानी आ रहा था, वहाँ से नदी निकल के जा रही थी, वहाँ पे कोई पावर प्लांट लगा था। अभी क्या है, बट गया है, अब बट के वो दूसरे राज्य में चला गया है, तो अब तो वो अलग अलग हो गए ना, तो अब वहाँ पे भी दिक्कत आएगी कि वो बंटवारा करते हैं या नहीं करते हैं। अब जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभाजन के परिणाम स्वरूप कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर अब विवाद हो गया। पहले एक ही था आंध्र प्रदेश, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब क्या है कि वो बट गया, जैसे भाई भाई हो गए, पहले पिताजी थे तो कोई समस्या नहीं थी, दोनों भाई अपना खेत जोत रहे थे, आधा आधा बांट रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब क्या है कि पिताजी से पावर चली गई है, पिताजी ने ज़मीन बांट दी दोनों को आपस में। अब एक के हिस्से में आ गया ट्यूबवेल, तो वो तो कह रहा है कि ये मेरे हिस्से में आ गया ट्यूबवेल, तो मैं भाई इससे पानी दूंगा। और एक के हिस्से में आ गया है आम का पेड़, तो वो कह रहा है मेरे हिस्से में आम का पेड़ आ गया, तो भाई आम मैं ही खाऊंगा। तो ये सारी समस्याएं बनी रहती हैं। सीमा विवाद भी होता है। अब कोई स्ट्रेट लाइन तो खींची नहीं जाती है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन रहती है, तो किसी का खेत इधर आ गया, किसी का वो उधर आ गया, कोई गांव इधर पहुंच गया, पहले उधर था। कभी कभी आधे गांव के बीच से निकल जाती हैं सीमा रेखाएं, तो ये सारी दिक्कत होती रहती हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी विवाद। पेंडोरा बॉक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप कोई चीज़ एक बार शुरू कर दो तो चैन बन जाती है। अब आपने एक बार पेंडोरा बॉक्स खोल दिया तो उसमें से फिर समस्याएं निकलती रहेंगी। मान लो आपने एक राज्य बना दिया नया, उसको देखा देखी फिर दूसरे लोग भी कहेंगे कि हमें भी बनाओ, तो ये दिक्कत है। आगे की राह विकास, सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए कदम, विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। आर्थिक व्यवहार्यता, नए राज्य के रूप में स्थापित होने पर कम खर्च का कम से कम 60% संसाधन या राजस्व ना हो। ठीक है। स्पष्ट दिशा निर्देश, राजनीतिक विचारों के बजाय आर्थिक और सामाजिक। मतलब ये क्या है कि थोड़ा आदमी पॉलिटिकल मुद्दा भटकाने के लिए ये सारी मांगें उठाता रहता है। अब कोई बहुत से देखा गया है कि बहुत से राज्य में जो आंदोलन चलते हैं उनमें जो लीडर होगा वो इसलिए आंदोलन कर रहा है कि भाई आगे चल के वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, क्योंकि आंदोलन का लीडर है। तो वो अपने स्वार्थ के लिए भी बहुत से लोग ये मुद्दा भड़काते हैं कि चलो नए राज्य की मांग की जाए। ये सारी दिक्कतें रहती हैं। तो राजनीतिक विचारों के बजाय आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि भाई इतना खर्चा हो रहा है तो ये इकोनॉमिकली हमें सही पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और इसकी सोशली एक्सेप्टेंस है या नहीं है। अगला टॉपिक है आंतरिक आपातकाल। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 25 जून 1975 में ये हुआ था। तो इसमें इंदिरा गांधी जी ने थोड़ा तानाशाही जैसा माहौल बना दिया था। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। ये सारा तो आप पॉलिटी में पढ़ेंगी। तो भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल का जिक्र किया गया है। इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे का औचित्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। आपातकाल के 3 प्रकार हैं, आपको पता ही है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगती है। राष्ट्रपति शासन, जो राज्य में लगता है जब राज्य ढंग से काम नहीं कर पा रहा होता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो जो अपना राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लग चुका है। 2 बार तो युद्ध की वजह से लगा था, बाहरी आक्रमण की वजह से। एक तो चीन के साथ युद्ध हुआ था और एक पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध हुआ था। ठीक है, लेकिन जो तीसरा लगा था वो लगा था आंतरिक अशांति के नाम पे। फिर 44 में संविधान संशोधन आया तो उसने इसको बदल के आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ये इसलिए क्योंकि आंतरिक अशांति के नाम पे आगे ये जो इमरजेंसी लगी थी वो ऐसा काला काल था हमारे इतिहास में कि उसको भूलना ही ठीक है। तो वो दोबारा से घटित ना हो, इसलिए इसको आंतरिक अशांति से सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अवधि कितनी है? 33 से 6 महीने तक लागू रहेगी।
दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो इसको बढ़ाया मतलब लगातार आप बढ़ा सकते हैं अनिश्चित काल तक। यदि 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो आपातकाल की स्थिति को आगे जारी रखने की मंजूरी नहीं मिल पाती है। इस उद्घोषणा की वैधता लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन तक बनी रहती है, बशर्ते इस बीच राज्यसभा ने इसे जारी रखने की मंजूरी दे दी हो। ठीक है। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन चाहिए इसको। आपातकाल का निरसन, राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती उद्घोषणा के माध्यम से आपातकाल को रद्द कर सकता है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रखने की अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। आंतरिक आपातकाल, आर्थिक संबंध, जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975-77 में, उसके जो कारक हैं वो क्या थे, क्या जिम्मेदार कारक थे। तो पहला तो आर्थिक संदर्भ है कि वस्तुओं की कीमतों में 23% से 1974 में 30% की वृद्धि हुई थी, जिससे लोगों को बहुत अधिक आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तो वहाँ पे फिर तो थोड़ा विद्रोह वगैरह हुआ था, इस वजह से विरोध झेलना पड़ा था उन्हें। गुजरात व बिहार के आंदोलन, गुजरात और बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों का दोनों राज्यों की राजनीति व राष्ट्रीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़े, तो ये भी एक कारण था। न्यायपालिका के साथ टकराव, अब इंदिरा गांधी जी अपने आप को सर्वोच्च, वही प्रधानमंत्री हैं, तो वो न्यायालय से भी अपने आप को ऊपर समझने लगी थी। जो न्यायिक समीक्षा होती थी उसको भी उन्होंने काफ़ी हद तक सीमित कर दिया था संविधान में संशोधन कर करके। तो यहाँ पे दिया गया है कि सरकार और सत्तारूढ़ दल के न्यायपालिका के साथ कई मतभेद थे। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एन रे की नियुक्ति। तो क्या होता है कि न्यायालय में एक सिस्टम होता है, वरीयता क्रम के हिसाब से मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो थे एन रे, ये वरीयता क्रम में नीचे थे, फिर भी इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे उनकी इनसे बनती नहीं थी। आंतरिक आपातकाल लागू करने के क्या क्या प्रभाव थे और क्या क्या आलोचना थी। तो राजनीतिक प्रभाव जो थे वो थे कि नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन कर दिया गया था, आपको आज़ादी नहीं थी, आपके मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, सेंसरशिप लगाई गई थी, प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया था, सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया था, राज्य के हाथ में कोई शक्ति नहीं रही थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1976 द्वारा जो लोकसभा की अवधि थी, कार्यकाल था, वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। असहमति पर कार्रवाई, कोई अगर आपके विचारों से सहमत नहीं है तो उस पर एक्शन लिया जाता था, उसके लिए उन्होंने एक्ट बनाया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 मीसा। फिर सामाजिक प्रभाव देखते हैं। सामाजिक प्रभाव, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, जो कि झोपड़ी हटाने के लिए आधिकारिक अभियान चलाए गए, लोगों से पूछा नहीं गया, उनको घरों से बेघर कर दिया गया। संगठनों पर भी प्रभाव पड़ा, जैसे RSS और जमात इस्लामी जो धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन थे उनको बैन कर दिया गया। नसबंदी करवाई गई संजय गांधी जी द्वारा जबरन, परिवार नियोजन के नाम। संस्थागत प्रभाव, इसमें क्या था कि न्यायिक स्वतंत्रता को भी इन्होंने सीमित करने की कोशिश की थी। जो 42 अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें करी थी जिससे कि स्वतंत्रता बाधित हो, जैसे नागरिकों की स्वतंत्रता को भी सीमित करने की कोशिश की आपातकाल के नाम पर। फिर न्यायिक समीक्षा को भी सीमित किया इन्होंने, प्रेस की स्वतंत्रता को भी सीमित किया। तो 42वें संविधान संशोधन लोगों की आज़ादी पर एक दायरा लगाने के लिए लाया गया था। उसके बाद इनकी सरकार गिर गई और फिर 44वां संविधान संशोधन आया, जो इस 42वें संविधान संशोधन ने जो जख्म दिए थे उस पर एक मरहम की तरह काम किया और उससे सीख लेके चीज़ें बदली गईं। जैसे कि लिखित अनुमोदन चाहिए था अब आपातकाल की घोषणा के लिए, मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह के आधार पर ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिना कोई अनुमोदन के आप सुबह सुबह उठे और बोले कि आज से आपातकाल लग गया है देश में। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 359 का दायरा सीमित कर दिया गया।
इसका अर्थ है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। पहले क्या था कि अपना दोष को सिद्ध करने के लिए कोई मौका ही नहीं मिलता था उस समय, उठा के सीधे जेल में डाल देना, कोई आपकी सुनवाई नहीं है। अगला क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे। तो जो 20 और 21 हैं, ये कितना भी आपातकाल लग जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी समस्या आ जाए, लेकिन इनको आप नहीं छीन सकते हैं किसी भी नागरिक से। ये तो उसके राइट हैं, चाहे आपातकाल हो या आपातकाल से बड़ी भी स्थिति आ जाए तब भी आप ये नहीं छीन सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें ऐड करेंगी। इसके अतिरिक्त संपत्ति का जो अधिकार था वो उठा के उन्होंने कानूनी अधिकार बना दिया, उसको अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल इन्होंने 5 से 6 किया था, इंदिरा गांधी जी ने, उठा के इसको दोबारा से 6 वर्ष से 5 कर दिया गया। अनुच्छेद 275A को घटा दिया गया। न्यायिक समीक्षा जो थी उसको इन्होंने सीमित करने की कोशिश की थी, तो उसको भी दोबारा से बहाल किया गया। अगला टॉपिक देखते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो क्या है कि भारत में कई विशेषज्ञों ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर विचार करने का मत प्रकट किया है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि FPTP और आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या क्या अंतर है। तो इसमें सबसे पहले तो भौगोलिक इकाई। तो FPTP में क्या है कि छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेते हैं जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है, लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया जाता है। यहाँ पे पूरा देश ही एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया है। प्रतिनिधित्व, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। छोटा सा कोई निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से एक प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदान प्रक्रिया, मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकते हैं। मतदाता किसी भी दल को वोट दे सकते हैं। यहाँ पे उम्मीदवार है, यहाँ पे दल है। सीट वितरण, दल को विधायिका में वोटों की तुलना में अधिक सीटें मिल सकती हैं। अब क्या है कि आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद ये नतीजा निकलता है कि अरे हमारी सीटें नहीं आई लेकिन हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया। लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ने का FPTP प्रणाली में कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व में देखा जाए तो वोटों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें दी जाएंगी। उदाहरण के लिए FPTP संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और भारत में इसको लागू किया गया है। और जो आगे बात चल रही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली, PR वाली, उसको इजराइल और नीदरलैंड में आज के समय में यूज किया जा रहा है। लाभ, आम मतदाताओं के लिए समझना आसान है, बहुत आसान है भाई। अपने उम्मीदवार, जो आपका लोकल उम्मीदवार खड़ा है, उसको जाके वोट दे देना है। सिंपल सी बात है। वो आगे जाके सरकार गठन करेगा और सरकार जनता के लिए नीतियाँ बनाएंगी। इसमें क्या है, सभी दलों का वोट उनके वोट शेयर के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। अभी भारत में इतनी लिटरेसी रेट नहीं है, और जो है वो भी इतने सक्षम नहीं है कि इतनी पेचीदा जो चीज़ है इसको समझ सकें। उम्मीदवार कौन खड़ा है, दल को वोट देना है, उम्मीदवार को देना है, तो मतदाता पहले से ही बहुत कंफ्यूज रहता है। उसे काफ़ी लोभ लुभावन बातें करके वैसे ही भटका दिया जाता है। ऊपर से एक नई चीज़ आ गई तो और समस्या हो सकती है। अल्पसंख्यक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करती है। हाँ, इसमें एक फ़ायदा ये है कि भाई जो दल है और उसकी कम जनसंख्या में समर्थक हैं तो उसको फ़ायदा होगा इसमें, या फिर कोई निर्दलीय है तो उसको फ़ायदा हो सकता है कि उसके साथ गलत व्यवहार नहीं होगा। वोट कम बर्बाद होते हैं क्योंकि अधिक लोगों की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। तो बहुजन को संतुष्ट करने के लिए इस पर विचार किया जाता है। चिंताएं क्या क्या हैं, राजनीतिक दलों का उनके वोट शेयर की तुलना में अधिक या कम प्रतिनिधित्व। वही बात है कि वोट परसेंटेज तो ज़्यादा है लेकिन हमारी सीटें नहीं निकल पाई। मान लो कोई विधायक है और वो 1 वोट से हार गया, अगला विधायक भी 1 वोट से हार गया, अगला विधायक भी हार गया, तो क्या है कि वोट परसेंटेज तो उनका बहुत ज़्यादा था लेकिन उनकी जो सीटें थीं वो बहुत कम कम वोटों से उन्हें हार मिल गई। तो वोट परसेंटेज के हिसाब से फिर प्रतिनिधित्व नहीं बन पाएगा। कई छोटे दलों के साथ खंडित विधायिका को जन्म दे सकती है।
इसमें समस्या ये है कि बहुत से छोटे छोटे दल होंगे, उनको वोट दिए गए हैं, तो वो सारे मिल के सरकार बनाएंगे, तो क्या है कि सरकार में स्थायित्व तो नहीं रहेगा, वो जल्दी गिर सकती हैं। अब इनके प्रकार देख ले रहे हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकार, तो इनमें 3 प्रकार होते हैं: एकल संक्रमणीय, सूची प्रणाली या पार्टी लिस्ट सिस्टम, और मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इस प्रणाली में मतदाता अपने उम्मीदवार को वरीयता क्रम में स्थान या रैंक देता है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा और इन सब में दिया जाता है कि आप पहले सबसे अच्छे को चुनेंगे, फिर उससे लीस्ट मतलब उससे कम अच्छे को, फिर उससे कम अच्छे को, तो ऐसे ऐसे नंबरिंग दी जाती है। इसमें क्या है, सूची प्रणाली या पार्टी लिस्ट सिस्टम। इस प्रणाली में मतदाता उम्मीदवारों को नहीं बल्कि राजनीतिक दलों को मत देता है। अभी ऐसा नहीं है कि कोई सांसद खड़ा है, अभी सीधे आप बीजेपी को वोट देंगे या फिर कांग्रेस को वोट देंगे। आप भूल जाएंगे कि भाई मनोज तिवारी खड़े हैं इधर से या फिर इधर से राहुल गांधी खड़े हैं, आपको उससे मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इससे अगला क्या है, मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसके अंतर्गत स्थिरता व आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बीच, तो ये बीच का रहता है, मध्यम मार्ग इन्होंने अपनाया है। इनमें कौन कौन से देश जो हैं जिनमें अभी ये प्रचलित है, जर्मनी व न्यूजीलैंड। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से FPTP के ज़रिए एक प्रत्याशी का निर्वाचन किया जाता है। इसके अलावा विविध दलों को प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर भी अतिरिक्त सीटों को भरा जाता है। इसमें क्या है कि पहला काम तो चलो FPTP के जरिए एक प्रत्याशी का निर्वाचन कर दिया गया, लेकिन फिर जो आगे की सीटें हैं वो फिर वोट परसेंटेज के आधार पे भरी जाएंगी। तो इसमें दोनों का कॉमन है मिश्रित वाले में, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। भारतीय संविधान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को ना अपनाने के लिए जिम्मेदार कारण। तो सबसे पहली बात तो भाई थोड़ा कठिन पड़ता है, मतदाताओं को समझ में नहीं आता है। संसदीय सरकार के लिए भी अनुपयुक्त है ये, क्योंकि बहुत से ज़्यादा राजनीतिक दल बढ़ जाएंगे, फिर उनके स्वार्थ भी उसमें आ जाएंगे, तो ये थोड़ी दिक्कत कर सकता है। और फिर ये बहुत खर्चीली व्यवस्था है और उपचुनाव होने की भी कोई संभावना नहीं रहती है। मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच घनिष्ठ संपर्क, क्योंकि कोई लोकल नेता अब रह ही नहीं गया ना, आप डायरेक्ट पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो आप किसी लोकल नेता को वोट तो दे नहीं रहे हैं, जिससे आप अपना कोई समस्या आपको हो रही है अगर ग्राउंड लेवल पे, तो आप उससे जाके संपर्क भी नहीं कर सकते हैं। इसमें राजनीतिक दलीय व्यवस्था का महत्व बढ़ जाता है। इसमें फिर ग्राउंड लेवल पे जो विकेंद्रीकरण की बातें चलती हैं, जो गांधी जी का सपना था, तो फिर लोकल लेवल पे कुछ नहीं रह जाता है, फिर सीधा केंद्र के ऊपर ही होगा जो होगा, क्योंकि आप लोकल में किसी भी नेता को वोट नहीं दे रहे हैं, आप डायरेक्ट केंद्र में वोट दे रहे हैं, तो वहाँ पे फिर सुनवाई होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो ये विकेंद्रीकरण तो हुआ नहीं। आगे की राह, तो विधि आयोग की सिफारिश थी 170वीं रिपोर्ट, उसमें बताया गया था कि कुल सीटों की संख्या में वृद्धि करके 25% सीटें, ये कहना चाह रहे हैं कि 75% तो आप FPTP से भर लो और 25% आप PR से भर लो। और यदि बढ़ाई सीटों के लिए प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संयुक्त रूप से कम 25% सीटें जोड़ने के लिए MMPR प्रणाली को अपनाया जाता है। तो वही मिश्रित वाली प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो मेघालय जैसे छोटे राज्यों की इस शंका को दूर करने में मदद मिलेगी कि FPTP प्रणाली पर बड़े राज्यों का प्रभुत्व है। 2026 के परिसीमन के आधार पर सीटों की संख्या में वृद्धि, ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके आधार पर संख्या में वृद्धि करना इसके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, मिशन कर्मयोगी। तो ये क्यों सुर्खियों में है, तो हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग CBC की स्थापना के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसका गठन राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के हिस्से के रूप में 2021 में किया गया था। NPCSCB मिशन कर्मयोगी के बारे में, तो क्या है कि ये पेशेवर अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्योन्मुखी सिविल सेवा निर्माण करना इसका लक्ष्य है। एजेंसियों के सभी सिविल सेवक, अनुबंधित कर्मचारी सहित, तो कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा, सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियम आधारित से भूमिका आधारित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की ओर बदलाव, कि यहाँ पे रूल्स की बातें नहीं होगी, यहाँ पे आपकी क्या जिम्मेदारी है,
क्या आपके दायित्व हैं, उसके आधार पर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके लिए आपको तैयार किया जाएगा, आपकी क्षमता विकसित की जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि क्षमता विकास के लिए हमको क्या दृष्टिकोण अपनाना है, तो वो है ASK, व्यवहार, कौशल और ज्ञान के संयोजन के रूप में वर्णित किया गया है। 70-20-10 अधिदेश, इसमें क्या है कि 70% सीखना नौकरी के अनुभवों और चिंतन से आता है। जो आपने फील्ड पे जो जो चीज़ें अनुभव की हैं और उसके बारे में जो जो आपने सोचा है, उससे आपको 70% सीख मिलती है। 20% दूसरों के साथ आप काम कर रहे हो तो उससे मिलती है, और 10% जो ये प्रशिक्षण है, तो प्रशिक्षण का केवल 10% योगदान है, बाकी सारा आपको फील्ड पे और दूसरे लोगों से सीख के ही आपको प्रशिक्षण मिलता है व्यावहारिक तौर पे। लक्ष्य निर्धारण, योजना निर्माण और उपलब्धि को आपस में जोड़ना, ये भी इसका काम है। ये सारी हेडिंगें आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना, लोकतांत्रिक बनाना और निरंतर व आजीवन सीखने के अवसरों को सक्षम बनाना। ठीक है, सरकार में अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना। एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, तो यह मिशन कर्मयोगी के लिए लॉन्च पैड के रूप में तैयार किया गया है। ये ऑनलाइन मंच है और यहाँ पे लोगों को गाइडेंस दी जाएगी कि वो अपना कैसे क्षमता का निर्माण कर सकते हैं। प्रदर्शन की निगरानी होगी, मूल्यांकन होगा, प्रमुख प्रदर्शन संकेतों के आधार पर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कि कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं उसकी निगरानी की जाएगी, उसको टेस्ट किया जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत लर्नर, पर्यवेक्षक, सामग्री प्रदाता और निर्माता शामिल हैं। तो ये इसके घटक हैं कि इसमें लर्नर भी शामिल है, पर्यवेक्षक, सामग्री प्रदाता और निर्माता सभी शामिल हैं। NPCSCV मिशन कर्मयोगी का महत्व, तो पेशेवर विकास, सबसे पहले तो आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म आएगा कि भाई मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जो कार्य मुझको सौंपा गया है, उसको मैं जिम्मेदारी पूर्वक निभाऊँ और जनता के जो आखिरी पायदान पे लोग बैठे हैं वहाँ तक ये सारी जो सरकार की सेवाएं हैं उनको पहुँचाया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक समान प्रशिक्षण दृष्टिकोण, मतलब सभी के लिए जो मानक तैयार किए गए हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए आपको। प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य बिठाओ और सबको एक समान दृष्टिकोण से ही प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण लागत को कम करना, इसका एक और कार्य है कि आप लागत को कम कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रालय और विभागों को ऑनलाइन कोर्सेज को प्राथमिकता देना। ऑफलाइन कोर्सेज में क्या है कि थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो इसको आप जूम मीटिंग के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू, आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू यूट्यूब से या फिर किसी वेबसाइट पे आप इनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। भावी सिविल सेवकों को प्रेरित करना, जो आगे आने वाले जो सिविल सेवक हैं उनको प्रेरित कर सकते हैं। व्यापार करने में सुगमता, नागरिक केंद्रित, और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये जनता को ध्यान में रख के ही बनाई गई है। सिविल सेवकों के लिए और भी कई पहलें शुरू करी गई हैं, तो उनमें से है कि सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक NSC/STI, इसे क्षमता निर्माण आयोग ने विकसित किया है। और इनका काम क्या है कि वर्तमान क्षमता, उनकी गुणवत्ता और प्रशिक्षण देने की क्षमता को बढ़ाना है, और जो मानक हैं प्रशिक्षण के उनके भीतर सामंजस्य बिठाना है, कोऑर्डिनेशन बिठाना है। अगली जो है वो है आरंभ। इसे 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और यह सिविल सेवक प्रशिक्षण के लिए पहला सामान्य फाउंडेशन कोर्स है। ये आपको याद रखना है, ये पहला सामान्य फाउंडेशन कोर्स है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, इसे 1996 में अपनाया गया था और 2012 में इसकी समीक्षा की गई थी। NPCSCV मिशन कर्मयोगी से जुड़ी चिंताएं, तो चिंताएं क्या क्या हैं कि विस्तार, बहुत बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी हैं और उनको 1.5 करोड़ के लगभग हैं, तो उनको प्रशिक्षण देना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। अति केंद्रीकरण, केंद्रीकृत संस्थागत ढांचा पर जोर देने से राज्य की ओर से प्रतिरोध, तो राज्य कह रहे हैं कि भाई हमारे हिसाब से प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है और अखिल भारतीय सेवाओं से वो वैसे भी दुखी रहते ही हैं। प्रतिरोध, भारतीय नौकरशाही अक्सर बदलाव के लिए
और जो उसमें जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो भी विरोध कर रहे हैं कि भाई चल रहा है ना, जैसा चलने दो। किसी आदमी को बदलाव पसंद क्यों आएगा, उसकी अच्छी खासी जॉब चल रही है। तो जो अधिकारी हैं, जो प्रशिक्षु हैं, उन्हें भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, वो भी बदलाव के प्रति अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो ये भी एक चुनौती है। व्यावहारिक कार्य अनुरूप प्रशिक्षण में कठिनाई। तो क्या है कि जो ज़मीनी स्तर पे चीज़ें होती हैं, थ्योरेटिकली तो बहुत बढ़िया लगती हैं चीज़ें, प्रशिक्षण दे दिया, ये ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन उनको जब ज़मीन पे आप उपयोग करते हो तो वो काम नहीं करती हैं। तो व्यावहारिक कार्य के अनुरूप प्रशिक्षण देने में कठिनाई आ रही कि नागरिकों के तरीके के मुद्दे हो सकते हैं। आप सबको पेपर पे नहीं ला सकते हो। कोई नया मुद्दा निकल के आ गया तो उसके लिए फिर आपको अलग से पूरा नियम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं तो वो जुड़ती चली जाती हैं। कोई नई चीज़ आ गई, ड्रोन के लिए कोई नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं, तो वो अवशिष्ट शक्तियों में जुड़ गई, या साइबर से रिलेटेड कुछ चीज़ नई निकल के आ गई तो ये सारी चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए हिमालयी राज्यों में सिविल सेवकों के सामने आने वाले मुद्दे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोगों से काफ़ी अलग हैं। हाँ, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, भौगोलिक विविधता है, तो ये मुद्दे तो सामने आएंगे कि आप किसी एक को ध्यान में रख के कोई एक खांचा तैयार नहीं कर सकते, और उस खांचे में सबको बिठा भी नहीं सकते आप। क्षमता निर्माण आयोग CBC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका गठन 2021 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए किया गया था। और ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो ये कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। ये एक स्वतंत्र निकाय, ऑटोनोमस बॉडी, और पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है इसका ये नहीं है कि किसी पे निर्भर है तो उससे थोड़ा दिक्कत हो जाए या फैसले लेने में इसको आज़ादी ना हो। इसका एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। इन्हें एक सचिव, भारत सरकार के संयुक्त सचिव ग्रेड का अधिकारी की अध्यक्षता वाले आंतरिक सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह सचिव आयोग का भी सचिव होता है। सदस्यों को विविध पृष्ठभूमि से नियुक्त किया जाता है, ठीक है। वो तो जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, कार्य क्या क्या हैं। वार्षिक क्षमता निर्माण योजना, वही सिविल सेवकों की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करना, ज्ञान भागीदारों का अनुमोदन करना, सरकारी विभागों, संगठनों, एजेंसियों के साथ उचित समन्वय स्थापित करना। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगला टॉपिक आपका है ऑनलाइन गलत सूचना। आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। अब तो AI भी आ गया है, तो डीप फेक और काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। और पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे तो हमारे बड़े बुजुर्ग और यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग, जो आज के युवा हैं, वो भी इससे भ्रामक खबरों से बच नहीं पा रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑनलाइन गलत सूचना, दुष्प्रचार, हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक सिद्धांत ग्लोबल प्रिंसिपल्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिकमेंडेशंस फॉर मल्टी स्टेक होल्डर एक्शन, भाई साहब इतनी लंबी इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, इसके काम भी इतने सफल हो जाएं तो बढ़िया हो जाएगा। गलत सूचना का अर्थ हमें पता है कि भाई भ्रामक खबर है, किसी इरादे से उड़ाई गई है, किसी को बदनाम करना है, कुछ प्रोपागेंडा सेट करना है, यही सारे काम रहते हैं। अगला क्या है, धोखा देने अथवा आर्थिक या राजनीतिक रूप से लाभ प्राप्त करने के इरादे से फैलाई गई झूठ। ये चुनाव प्रचार में बहुत चलता है। और धोखा देने के लिए भी ये बहुत यूज़ होता है कि आपको साइबर क्राइम के थ्रू आपके पूरे बैंक के OTP लेके पूरे रुपए उड़ा दिए। जामतारा में एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ है जामतारा, वो देखना आप, तो उसमें यही सब दिखाया गया है कि ये भी चीज़ें होती हैं। और उसे दुष्प्रचार, डिसइंफॉर्मेशन कहा जाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के तीव्र और व्यापक प्रसार, तो फैक्ट चेकिंग बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे जो भी आपके सामने आ रहा है आज के समय में, तो उसको सही मानना पहली नज़र में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपको अपने लेवल पर फैक्ट चेक करने चाहिए। गूगल में भी काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं। आप कोई इमेज आपके सामने आ रही है तो आपको रिवर्स करके उसका ओरिजिनल सोर्स पता कर सकते हैं आप, और देख सकते हैं कि ये क्योंकि अभी जो दंगे होते हैं उनमें जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें घूमती हैं वो किसी पुराने दंगे की होती हैं, और वो इस तरीके से डाली जाती हैं कि आपके अंदर ऐसी भावनाएं उद्वेलित हों कि
आप एकदम मार काट पे ही उतर आओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। ऑनलाइन गलत सूचना के संभावित नकारात्मक प्रभाव, तो नकारात्मक तो प्रभाव हैं ही। अपारदर्शी एल्गोरिदम क्या है, बहुत ज़्यादा सूचनाएं सोशल मीडिया पे हैं, तो उनको कंट्रोल करना, उन पे निगरानी रखना भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसमें क्या है, नस्लवाद है कि किसी भी नॉर्थ ईस्ट को आपने नेपाली बोल दिया, चाइनीज़ बोल दिया, चिंकी बोल दिया, ये बहुत चलता है। और आजकल सोशल मीडिया पे नस्लवाद को बहुत बढ़ावा भी दिया जा रहा है, भेदभाव, महिलाओं से द्वेष, और ये सारे हमारे वाइसेस हैं पुराने, और इनको ये मजबूती ही कर रही है सोशल मीडिया। हरियाणवी कई गाने अभी लगातार आ रहे हैं जो काले काले के ऊपर हैं, कि काला मेरा पति है, इस टाइप के गाने। अजय हुड्डा के तो मैं ज़्यादा गाने सुने हैं, वो ज़्यादातर ऐसे ही हैं कि काले काले काले। वो भाई उन्होंने एक ही टॉपिक पकड़ लिया है। लोकतंत्र के लिए खतरा, लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, क्योंकि आप मीडिया का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एक माहौल बना सकते हैं कि भाई हमारा ये एजेंडा है, हमारे हाथ में मीडिया है, तो हम उस तरीके से उसको यूज करेंगे। और चुनाव में अपने पक्ष में मीडिया के लोग क्या करते हैं, वो किसी एक पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने लग जाते हैं। ये हाल के दिनों में आपने देखा होगा। सतत विकास लक्ष्य SDG हासिल करने में कठिनाई, ऑब्वियस सी बात है, जो 17 हमने गोल बनाए हैं उनको भी हासिल करने में दिक्कत आएगी ऑनलाइन गलत सूचना से। तो अभी आजकल क्या है, ग्रीन वॉशिंग भी कंपनी काफ़ी यूज कर रही है कि आप हमारी एक क्रीम ख़रीद लीजिए, हम उसके बदले में एक पेड़ लगा देंगे। तो जैसे मामा अर्थ करता है, अरे भाई तुमने कॉस्मेटिक बनाने के लिए कितने पेड़ों को काटा होगा, तो और फिर आप एक क्रीम के लिए एक पेड़ लगा दोगे, वो बराबर थोड़ी बैठ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोविड-19 वैक्सीन के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी जानकारी में इस टीके से प्रजनन अक्षमता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने, कैंसर की दर में वृद्धि होने और संभावित ऑटोइम्यून बीमारियां होने के दावे शामिल हैं। तो सोशल मीडिया पे ये भी खबर चल रही है कि भाई वैक्सीन मत लगवाओ, ये दिक्कत हो जाएगी, प्रजनन नहीं होगा, और वही लोग जाके फिर बाबाओं से इलाज कराते हैं। आजकल बाबाओं की भरमार है इस प्रोफेशन में। आपको इतना बढ़िया, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी ना करो, अब बाबा बन जाओ, बहुत सही पैसा है। कुछ भी अंट संट कुछ भी बनाने लग जाओ, कंबल बाबा हो गए, और काफ़ी बाबा हैं। कोई बाबा चूस के आपके किडनी की पथरी निकाल देता है। तो वही चीज़ है, बस छूने का मौका चाहिए। और मैं देख रहा हूँ औरतों की पथरी निकाल रहे हैं, मतलब वो ज़्यादातर बाबा। अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव, गलत सूचनाएं, जैसे गलत सूचना दिखा के आप शेयर मार्केट गिरा दोगे, और या फिर आप बोल दोगे कि भाई ये शेयर उठने वाला है, आप लोग ख़रीद लीजिए, यहाँ पे ये टारगेट है, ये हिट कर जाएगा। आपने ख़रीद लिया, वो टारगेट हिट हुआ नहीं, आपका नुकसान हो गया। उसमें ऐसा होता है कि वो लोग पहले से ही ख़रीद के बैठे हुए हैं कम रेट पे, और फिर वो आएंगे न्यूज़ चैनल पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे या फिर अपने टेलीग्राम पे, और वो आके बताएंगे कि भाई साहब ये वाला शेयर आपको ख़रीदना है, और उन्होंने ऑर्डर लगा के रखे हैं। आप जैसे ही ख़रीदने जाएंगे आपको मिल जाएगा, और फिर वहाँ से वो धड़ाम से शेयर गिरेगा और आपका पैसा सारा उनके एंटी में। तो ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। ऑनलाइन गलत सूचना से निपटने में चुनौतियाँ, तीव्र डिजिटल प्लेटफॉर्म, आजकल AI भी आ गया है, तो उससे भी काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। डीप फेक है, चीज़ें धीरे धीरे बदलनी है, नए नए GPT आ रहे हैं निकल के। रीडर्स की सुदूर अवस्थिति, जांचकर्ता अक्सर रीडर से अलग थलग होते हैं, इसलिए रीडर्स सूचना में किए गए किसी भी सुधार या सूचना को, अब मान लीजिए कोई फेक न्यूज़ है, उसकी फैक्ट चेकिंग करी भी किसी ने, लेकिन भाई फैक्ट चेकिंग वाली जो जानकारी है वो सब तक नहीं पहुंच पाएगी ना। सब तक ये नहीं पहुंच पाएगा कि अरे अब ये घोषित हो चुका है कि ये न्यूज़ गलत थी। उनके पास तो पहुंच गई गलत न्यूज़, वो उसी को सही मान के बैठे हैं। अब ये उनके पास कौन पहुंचाएगा कि ये न्यूज़ गलत है, ये साबित हो चुका है, इसका फैक्ट चेक किया जा चुका है, तो अब आपको इसको नहीं मानना है। डेटा इंक्रिप्शन तकनीक, व्हाट्सएप में क्या होता है कि
इनक्रिप्टेड मैसेज जाता है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। आप इधर से कुछ बोले, वो किसी कोड में परिवर्तित हो गया, और जब तक वो बीच में घूम रहा है, जब तक वो रास्ते में चल रहा है मैसेज, वो एक कोड के फॉर्म में है। उसको देख के कोई नहीं बता पाएगा कि ये क्या बात बोली गई है। और जब वो दूसरे आदमी के पास जाएगा, उसके पास एक चाबी होगी उस कोड को खोलने के लिए, और वो की लगाएगा, और वो कोड फिर अपना रूप बदलेगा और मैसेज के रूप में आएगा, तब उसको प्राप्त होगा। तो भाई यहाँ से कुछ भी अंट संट चीज़ें भेजी गई हैं और कोई निगरानी कर रही है, सरकारी चीज़, सरकारी कोई कंपनी या फिर सिस्टम, तो वो कैसे पता करेगा कि इस मैसेज में इनको होके क्या चीज़ जा रही है। मीडिया के बारे में कम समझ और सुवेद्यता। तो जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको थोड़ा नया नया मोबाइल मिलता है, व्हाट्सएप डाल दिया जाता है, उसमें जो अंट संट चीज़ें आती हैं, वो बेचारे फिर अपना चौराहे पे बैठ के, टपरी पे बैठ के बेचते हैं और मस्त लोगों को सुनाते हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं। रोचक कंटेंट, सरल व मनोरंजक मीम और ट्वीट एवं मल्टीमीडिया संदेश। तो मीम के माध्यम से भी आजकल माहौल बना दिया जाता है। जो आपको जैसा प्रोपेगेंडा सेट करना है, थोड़ा सा उसमें हंसी का एक पुट डाल दो और वो बात फैल जाएगी। ऑनलाइन गलत सूचना से निपटने के लिए शुरू की गई पहलें। तो पहलें क्या है? सोशल मीडिया फॉर पीस, एक तो ये है। ये आपको सारी एक जगह इकट्ठी लिख लेनी है और ये आंसर में आपको डालनी ही डालनी है। अगली क्या है? ये तो वैश्विक स्तर पे होगी। भारत में जो शुरू करी गई हैं वो हैं सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2008, भारतीय न्याय संहिता 2023 और पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट। इतनी सारी ये योजनाएं हैं। इनका काम है कि भाई कैसे भी कैसे करके हमको फेक न्यूज़ से निपटना है। आगे की राह, तो इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी के लिए वैश्विक सिद्धांत, 5 सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है, वही सब है। आपको इतना याद करना है, ये 4 आपको पहले भारत की याद करनी है, एक उसकी याद करनी है। और आगे की राह में आप यही बता सकते हैं कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने वाली टेक्नोलॉजी से अवेयर रहना चाहिए। ऐसे व्यवसाय मॉडल्स अपनाने चाहिए जो मानवाधिकारों को प्राथमिकता देते हो। लोगों का सशक्तिकरण, विश्वास, सुरक्षा, गोपनीयता संबंधित नीतियों और डेटा पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाना चाहिए। इंटरनेट तक जिनकी पहुंच नहीं है उनको भी वहां तक पहुंचाओ। स्वतंत्र, मुक्त और बहुलवादी मीडिया, ये तो आज के समय में संभव नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से प्रेस सूचकांक में हमारी मीडिया का नंबर आता है, तो वो तो बस बहुत दयनीय स्थिति है भाई साहब। पारदर्शिता और अनुसंधान, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम होना चाहिए इसमें कि कैसे इसको हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि फ़ेक न्यूज़ को हम जल्दी से जल्दी पकड़ के उसको सारे समाज में पहुंचा सकें कि भाई ये फ़ेक न्यूज़ है, इसको आपको नहीं मानना है। अनुसंधान अंतराल और असमानताओं को दूर करने के लिए गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए विविध शोधकर्ताओं हेतु डेटा तक पहुँच एवं गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। ठीक है जी, समझ गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने क्या कहा है, ये भी सुनते हैं कि किसी को भी ऐसे एल्गोरिदम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। नियंत्रित तो खैर मानव ही कर रहा है एआई को, लेकिन हर कोई नियंत्रित नहीं कर सकता उसको। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो उस एल्गोरिदम को नियंत्रित करते हैं। जैसे आज के टाइम पे ज़करबर्ग के पास हमारी एक एक सेकंड की गतिविधि का पूरा ब्यौरा है। उस डेटा को वो कैसे इस्तेमाल करेंगे भविष्य में कोई कुछ नहीं कह सकता। मुकेश अंबानी साहब पहले ही बोल चुके हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो अब डेटा के पीछे लड़ाई होगी, डेटा के पीछे मारामारी होनी है। उसी में सारी कंपनियां लगी हैं, कैसे भी तुम्हारा डेटा उनके पास आ जाए। संबंधित तथ्य, विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन। भारत ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के WSIS+20 फोरम उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2024 में भाग लिया। ठीक है जी, समझ गए। इतना ही याद करना है इसके बारे में। संक्षिप्त सुर्खियाँ। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो गए। तो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 को अभी लागू नहीं किया गया है।
ये सलमान खान से रिलेटेड जो मामला है ना, हिट एंड रन मामले में, तो वही वाला, इसको अभी लागू नहीं किया गया। नए आपराधिक कानूनों का महत्व, सुधारात्मक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण किया गया। एक 1860 बहुत पुरानी थी ये, तो अब नए नए अपराध आ गए हैं, साइबर अपराध आ गए हैं, तो उनको भी ऐड करना था, तो ये आधुनिकीकरण बहुत ज़रूरी है। बिना बाधा के सूचना का आदान प्रदान, ठीक है। हटाए गए कानून, भारतीय दंड संहिता 1860 ये हटाया गया है, और नया कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023। छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए, किसी लोक सेवक द्वारा उसके कर्तव्यों के निष्पादन को बाधित करने के लिए आत्महत्या का प्रयास करना। कोई लोक सेवक है, वो अपना ड्यूटी करना चाह रहा है, लेकिन बाहरी दबाव के कारण उसको वो कार्य करने से रोका जा रहा है, तो वो आत्महत्या का प्रयास कर सकता है। 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के साथ लैंगिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा, भले ही ऐसा संबंध उसकी सहमति से क्यों ना हो। अब भाई 18 साल से छोटी बच्ची है, उसने अगर सहमति दे भी दी है, फिर भी वो अपराध है, क्योंकि अभी वो इतनी समझदार नहीं हुई है कि वो अपने डिसीजन ले सके। तो आप उसको बहला फुसला के उसकी सहमति तो ले लेंगे, लेकिन ये भी अब बलात्कार की श्रेणी में आता है। आतंकवादी कृत्य को एक अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया, इसके लिए एक अलग से डेफिनेशन दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, विचाराधीन कैदियों की हिरासत, मृत्युदंड व आजीवन कारावास की सजा वाले कई लंबित आरोपों को छोड़कर यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान किसी अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप, यह कानून फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप और आवाज़ के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो या अथवा नहीं। आप गिरफ्तार नहीं भी किए गए हैं, तब भी आपको अपने फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे, अगर कानून फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको आदेश दिया गया है तो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। पहले कागज़ चलते थे, अभी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी, ये भी सबूत में दिखाए जा रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट दिखा दी या मैसेजेस दिखा दिए। पहले नहीं होते थे, पहले कागजी सबूत माने जाते थे, तो अभी इनको भी मान्य कर दिया गया है कि ये भी माने जाएंगे। मौखिक साक्ष्य, इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। तो ये मौखिक साक्ष्य की कैटेगरी में डाल दिए गए हैं, जो भी डिजिटल रिकॉर्ड हैं, डिजिटल साक्ष्य हैं। और मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। ठीक है जी। दूरसंचार अधिनियम 2023 ये लागू हो चुका है। दूरसंचार सेवाओं, दूरसंचार नेटवर्क विकास, विस्तार, संचालन से संबंधित कानून में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम समावेशन, सुरक्षा, विकास और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 को निरस्त कर दिया गया है। अब ये आया है 2023 वाला। इससे क्या फ़ायदा होगा? वही विविध शब्दावली जो कठिन थी उनका थोड़ा डेफिनेशन दे दिया गया है, उनको परिभाषित कर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे होता है कि जैसे आप किसी सरकारी काम को कर रहे हैं और बीच में अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी आ रही है, तो अगर आपको उसमें से रास्ता निकालना है तो आप मुआवजा दे के रास्ता निकाल सकते हैं। तो वैसे ये होता है राइट ऑफ वे। तो राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क में संशोधन किया गया है। साथ ही राइट ऑफ वे प्रदान करने में सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया है। मानकों एवं नियमों के अनुसार होने के लिए मूल्यांकन उपायों को अधिसूचित कर सकती है केंद्र सरकार। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, तो ये एक निधि बनाई गई है। USOF नाम बदलकर इसका, ये पहले से निधि थी और इसका अब नाम बदल के डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है।
ये केंद्र सरकार के अधीन में है। इस निधि का दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकी एवं उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास और पायलट परियोजनाओं के समर्थन के लिए उपयोग किया जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, डाकघर अधिनियम 2023, ये भी लागू हो गया है। और जो पुराना था 1898 वाला भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, उसको निरस्त कर दिया गया है। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? डाक सेवाओं के महानिदेशक DGPS को इंडिया पोस्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सेवाओं के बदले शुल्क लगाने, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री जैसे मामलों पर नियम बनाने आदि से संबंधित शक्तियां दी गई हैं। अच्छा, डाक में कुछ संदिग्ध चीज़ भेजी जा रही है तो उसको जांचने की भी शक्तियां दी गई हैं। अब मान लो डाक के थ्रू आप ड्रग्स भेज दे रहे हो, तो अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि भाई एनवलप में क्या है। केंद्र सरकार कुछ निर्धारित आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजे जा रहे किसी पार्सल को जब्त कर सकती है। अगर भाई शक हो गया उसको कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो उसको जब्त कर सकती है। जिन आधारों पर पार्सल जब्त किया जाएगा उनमें देश की सुरक्षा, ऑब्वियस सी बात है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, आपातकाल या लोक सुरक्षा, जवाबदेही से उन्मुक्ति। अच्छा, डाकघर जो सेवाएं दे रहा है उसके लिए जवाबदेह नहीं होगा। मान लो आपने कोई गलत चीज़, कोई इलीगल कार्य किया इंडिया पोस्ट के थ्रू, तो उसमें इंडिया पोस्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप बोल दो कि भाई इंडिया पोस्ट हमारा ड्रग्स लेके जा रहा था, मैं थोड़ी लेके जा रहा था। ये ऐसे नहीं चलेगा। जहाँ पकड़े गए वहाँ फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के अपराध या दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। अधिनियम का महत्व, वही नागरिक केंद्रित सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं। अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी शुरू की गई है, तो बैंकिंग सेवाएं भी ऐड हो गई हैं इंडिया पोस्ट में। सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, जो बेनिफिट है सरकार का वो जनता के आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डाक भेजने की प्रक्रिया में सहजता को बढ़ावा देना। जो प्राइवेट प्लेयर हैं डिलीवरी में, तो उनसे काफ़ी बढ़िया है अपना इंडिया पोस्ट। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छा काम करता है, क्योंकि उनका पोस्ट ऑफिस दुनिया के हर एक कोने में, आपको पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, हर जगह इंडिया पोस्ट का आपको ऑफिस मिल जाएगा। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान डाक व्यवस्था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1727 में अपना पहला डाकघर खोला था, जो डलहौजी था। उसने राष्ट्रीय महत्व के संगठन के लिए, डलहौजी ने काफ़ी काम किए हैं, आदमी तो थोड़ा ठीक नहीं था वो, लेकिन भारत निर्माण में उसने काफ़ी काम किए हैं। कोलकाता में जिस जगह जनरल पोस्ट ऑफिस है वह पहले फोर्ट विलियम था। तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज था, फोर्ट विलियम था जो कोलकाता में, अंग्रेज़ों की कोठी, तो उस जगह अब जनरल पोस्ट ऑफिस है। 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद, तो ये टोटल का 13.6 हैं, और पिछली बार 78 महिलाएं थीं जो 14.4% थीं, तो ये गिरावट आई है पिछली बार से। विधायक में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति, तो ये इतना डेटा याद नहीं करना है हमको, अभी आ जाओ आप। ये 13.6 आप याद कर सकते हो, और राज्यसभा सदस्यों का 14.0%, ये दोनों याद कर लो। वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी तो वर्ल्ड लेवल पे तो अच्छी खासी है, 26.9 है, लगभग 33% के करीब ही है, लेकिन अपने भारत में थोड़ी स्थिति खराब है। महिला प्रतिनिधित्व का महत्व, पुरुष संसद सदस्यों की तुलना में आर्थिक संकेतों पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं। हाँ, ये बात सही है। घर का जो राशन वगैरह देखो, हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरीके से चलाती हैं, किफ़ायती तरीके से चलाती हैं, तो ये तो बात सही है, फिजूल खर्ची नहीं। आबादी में लगभग 50% हिस्सा महिलाओं का है, लेकिन जबकि उनका प्रतिनिधित्व 13 कुछ परसेंट है, 14 कुछ परसेंट है, तो ये तो ठीक नहीं है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम आपराधिक और कम भ्रष्ट होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक उनके पास कभी सत्ता आई नहीं है, हम लोगों ने उनको वो अधिकार दिए ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पुरुष को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ना, पितृसत्तात्मक सोच है भाई
हम लोग महान हैं, हम लोग बलिष्ठ हैं शरीर में, तो महिलाओं को अधिकार शुरुआत से दिए ही नहीं गए। अभी जब थोड़ा माहौल बदला है, 21वीं सदी आई है, फेमिनिज़म ने थोड़ा ज़ोर पकड़ा है, तो उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, तो वो लोग उसको बड़े जिम्मेदारी से ले रहे हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं किसी पद पे पहुंचने के बाद। तो ये बात सही है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम आपराधिक होती हैं, कम भ्रष्ट होती हैं, उनके अंदर ममता, दया, करुणा, ये सारी भाव इनबिल्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। वे अधिक प्रभावशाली होती हैं और उनके भीतर राजनीतिक अवसरवाद भी कम होता है। महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौतियाँ, सामाजिक पूर्वाग्रह हमारे हैं, पुरुष प्रधान राजनीतिक संरचनाएं कि भाई हमेशा राजा ही होगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, पितृसत्तात्मकता जो है, कभी रानी की बेटी रानी नहीं बन रही है यहाँ पे। साउथ में थोड़ा बहुत चलता भी है मातृ सत्तात्मकता, लेकिन ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो फिर ये पैट्रियार्की ही है। जो सारी राजनीतिक संरचनाएं हैं वो इसी से बनी हैं। अब देख लो राष्ट्रपति स्वयं में ही कितना पैट्रियार्कल है। पारिवारिक दायित्व आदि प्रमुख चुनौतियाँ। संरचनात्मक बाधाएं, चुनाव प्रक्रिया काफ़ी महंगी होती है, समय भी काफ़ी लगता है और उन्हें अनुचित टिप्पणियाँ भी झेलनी पड़ती हैं कि भाई औरत है तुम चलाओगी देश को, हैं, ऐसे थोड़ी होता है। इंदिरा गांधी जी के साथ भी यही हुआ था, बताओ, मतलब कितनी प्रिविलेज्ड लेडी के साथ भी ये हो सकता है। उनसे बोला जाता था गूंगी गुड़िया है ये, उन्होंने दिखाया फिर कि गूंगी गुड़िया हूँ, लो अब मैं बोल के ही दिखाती हूँ तुम्हें, अब तुम सब गूंगे हो जाओगे। लगा दी इमरजेंसी, चुप हो गए। चुनाव के दौरान हेट स्पीच का सामना करना पड़ता है, अपमानजनक धमकियाँ सुननी पड़ती हैं। इसके अलावा बावल का प्रभाव भी देखा जाता है। हाँ, वही जिसकी हम बात कर रहे थे, पितृसत्तात्मक समाज। महिलाएं स्वयं कई बार पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होती हैं। तो इनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें सबसे पहले अभी ताज़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन ये लागू किया गया है। इसमें क्या है कि लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीट, जो अपना पंचायतों में पहले से ही लागू कर दिया गया था 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के थ्रू। भारत ने SDG टारगेट 5.5 हासिल करने का संकल्प भी लिया है। संकल्प तो बहुत हमने ले रखे हैं भाई, ये तो बात है। सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी का आह्वान किया गया है। बहुत बढ़िया बात है। अगला जो टॉपिक है आपका, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये क्या है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी नए विज्ञापनों को सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वैध सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के बिना टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट पर किसी भी विज्ञापन का प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जब तक आपके पास नहीं होगा, आप कोई भी विज्ञापन का प्रचार नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन करवाने वाले विज्ञापन एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर SDG को निम्नलिखित पोर्टल पर जमा करना होगा। अब जिस एजेंसी के थ्रू विज्ञापन करवा रहे हैं उसका जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर, और उसको फिर एक पोर्टल पे आपको जमा करना है। टेलीविज़न और रेडियो के लिए जो पोर्टल है वो होगा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, और प्रिंट मीडिया और डिजिटल या इंटरनेट पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए होगी भारतीय प्रेस परिषद। तो ये 2 पोर्टल हैं। भारतीय प्रेस परिषद क्या है ये थोड़ा जान लेते हैं। ये 1978 में बनाई गई थी। वैधानिक और अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, ऑटोनोमस है। भूमिका क्या है इसकी? समाचार एजेंसियों के लिए मानक तैयार करना और समय समय पर उन पर सुधार करना। इससे क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहती है। परिषद की संरचना, एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होंगे इसमें। ठीक है जी। अब इनमें से चुना कैसे जाएगा? तो इनमें से राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष
और 28 सदस्यों द्वारा उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा। ये कमेटी बनती है और इस कमेटी के द्वारा पीसीआई का अध्यक्ष चुना जाता है, जो होना चाहिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ये परंपरा के अनुसार है, ये कहीं लिखित नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। एसडीसी में यह प्रमाणित किया गया है कि विज्ञापन में भ्रामक दावे नहीं किए गए हों। ठीक है, तो विज्ञापन में अभी एक फूड फार्मर करके यूट्यूब चैनल है, वो बताता है कि कैसे ये लोग भ्रामक दावे करते हैं विज्ञापन में। जैसे 100% टोमेटो केचप, तो वो 100% प्रोडक्ट का नाम है, 100% टोमेटो, उसमें टोमेटो 100% नहीं है। ऐसी एपी फिज़ है, तो एपी फिज़ में आपको एप्पल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, 0%। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियां भी काफ़ी गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं विज्ञापनों का, जैसे पापा ने वॉर रुकवा दी, या फिर भाई कांग्रेस का कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हर किसी के खाते में रुपए आ जाएंगे। भाई चुनाव जीत भी गए कोई रुपए नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें ये लोग खूब करते हैं, दोनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम 1994, भारतीय प्रेस परिषद का पत्रकारिता आचरण मानक। ठीक है, तो इन दोनों नियमों के पालन हमको करना है। इस कदम का महत्व वही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना, नियमों और कानूनों का बेहतर तरीके से लागू होना, भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए एंडोर्समेंट मार्गदर्शक सिद्धांत 2022 के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो यहाँ पर आपकी ये पॉलिटी की करंट अफेयर्स विज़न की समाप्त होती है जून मंथ की। आगे आईआर और फिर आगे की वीडियो आएंगी, 7 या 8 वीडियो आएंगी एक मंथ की, और ये इसकी मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगा जिसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी मंथ वाइज। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।